Welcome student. Today we will read about the business. What is business? The basic meaning is that to busy. ठीक है, या being busy. देखिए बिजनेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? बिजी रहना. ठीक है. अब आप भी जानते हैं कि कुछ व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन करने में व्यस्त होते हैं. ठीक है, तो कुछ व्यक्ति माल को क्रय विक्रय करने में व्यस्त होते हैं. कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त होते हैं, तो कुछ व्यक्ति सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं. इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति कारखाने में नौकरी करते हैं या कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में बिजी रहते हैं. तो इन सब में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मानवीय क्रियाएं ही कर रहे हैं, और इनको करने वाला कौन है? मानव. ठीक है, तो ये जो क्रियाएं की जाती है वो मानवीय क्रिया या ह्यूमन एक्टिविटीज़ कही जाती है. अब इन सभी क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इन क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. फर्स्ट आर्थिक क्रिया और सेकंड अनार्थिक क्रिया. इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, और ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने की उद्देश्य से नहीं की जाती अर्थात सेवा के उद्देश्य से की जाती है वह अनार्थिक क्रिया कहलाती है. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं उनमें आर्थिक क्रियाओं में तीन प्रकार से जो हैं हमारे सामने बातें आई हैं कि ऐसी क्रिया जो बाकायदा धन कमाने के लिए की जाती है, ऐसी क्रियाएं जो समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, और ऐसी क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है. इससे पहले कि हम बिजनेस को पढ़ें हम उसकी एक का मीनिंग या देखते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस. देखिए कि सामान्यतः भाषा में जो बिजनेस या व्यवसाय का मतलब क्रय विक्रय से ही लगाया जाता है, परंतु क्या ये सही है? नहीं. क्रय विक्रय के साथ में बाकायदा वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उनके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो क्रिया की जाती है वह व्यवसाय कहलाती है. अब आप भी जानते हैं कि जो वस्तुओं का उत्पादन से अभिप्राय या जो है वह उत्पादन के अंतर्गत उस माल के निर्मित होने से पहले की क्रिया और उसको उपभोक्ता के उपभोग स्थान तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाती है वह बिजनेस कहलाती है. अब इसकी एक हम लोग मीनिंग एक में देखते हैं कि all of the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activities. यानी वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है. ठीक है, आगे आपको समझ में कि यानी कि जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर जो विक्रय तक के लिए जो की जाती है वह क्या कहलाती है? व्यवसाय. और एक और इसमें क्या बात आएगी? वो आएगी ह्यूमन एक्टिविटी. यानी कि यह बिजनेस क्या है? बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि यह मानव के द्वारा की जाती है इसलिए यह एक मानवीय क्रिया है. ओके, तो आपको अब इसकी मीनिंग भी आपको समझ में आ गया. अब हम देखते हैं कि आखिर में मानवीय क्रियाएं जो है उनमें भी बाकायदा अभी मैंने आपको बताया ये जो मानवीय क्रिया है वो दो भागों में विभाजित है. एक है आर्थिक क्रिया और एक है अनार्थिक क्रिया. ठीक है, अब आर्थिक क्रियाएं भी जो हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे. इससे पहले हम जो हैं व्यवसाय का विशेषताएं यानी जो व्यावसायिक क्रियाएं जो हम कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं. देखिए सबसे फर्स्ट है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, यानी कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार यदि अपने घर के प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह क्रिया व्यावसायिक नहीं है, लेकिन जब वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए तो वह क्रिया व्यावसायिक कहलाएगी. ठीक है, तो
तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? व्यावसायिक क्रिया। इसी प्रकार यदि किसी वाहन का स्वामी उसका उपयोग अपने घर का सामान ढोने के लिए करता है तो यह क्रिया व्यावसायिक नहीं है। लेकिन जब उसी वाहन का प्रयोग लगातार दूसरे व्यक्तियों के माल को ढोने के लिए किया जाता है तो यह क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड जो विशेषता है वो देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। ठीक है, कि वस्तुओं और उपभोक्ताओं के उपभोग के उपयोग को सरल बनाने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, अब जो क्रियाएं उत्पादन की जा रही है, वह क्रियाएं जो उत्पादन की जा रही है वह जिन इकाइयों से जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वह या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। ठीक है, आप भी जानते हैं जैसे हमारे जो दैनिक जीवन में जो कई सारी चीज़ें हैं जैसे चीनी, हमारा पेन, नोटबुक, ठीक है, या मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ। ठीक है, और सेवाओं में भी आप जानते हैं जैसे सेवाओं से में आता है हमारा बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब किस में आती हैं? सेवाओं में। ठीक है, तो जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन और उनकी प्राप्ति भी व्यवसाय की सेकंड विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है। ठीक है, थर्ड है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। अब देखिए कि आप भी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का ही हस्तांतरण और विनिमय सम्मिलित है। आप जानते हैं कि हम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं कि आदिकाल में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय या एक्सचेंज होता था। अब वस्तुओं के बदले मुद्रा का विनिमय होता है। ठीक है, तो यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो वह व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाती है। परंतु जिस प्रकार मान लीजिए घर के परिवार का कोई सदस्य यदि भोजन पकाता है तो व्यवसाय नहीं है। लेकिन यदि वही रेस्टोरेंट में यदि वस्तुओं को बेचने के लिए भोजन जो यदि वो पकाता है तो वह क्या है? व्यवसाय। ठीक है, आगे समझ में। इस प्रकार व्यवसाय की एक विशेषता है कि ये वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होना आवश्यक है। इट मीन्स कि एक एक्सचेंज एक्टिविटी होना आवश्यक होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलरिटी। ठीक है, यानी निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतरता में जो है इसका मतलब है कि कहीं जो वस्तु है या बिजनेस के अंतर्गत जो क्रिया हो रही है, जो आर्थिक क्रिया है, वो बार बार होनी चाहिए। यह क्रिया यदि लगातार नहीं होकर कभी कभी होती है तो इसे व्यवसाय के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एक व्यक्ति मान लीजिए स्कूटर पुराना होने पर उसको बेच देता है और नया खरीद लेता है। तो जो उसने पुराना स्कूटर जो बेचा या जो क्रय विक्रय हुआ वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। क्योंकि उसके अंदर निरंतरता, कंटिन्यूटी का अभाव है। आगे समझ में? यानी कोई भी व्यवसाय है उसको कंटिन्यूटी में होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाभ अर्जन। इट मीन्स प्रॉफिट अर्निंग। अब आप भी जानते हैं कि जो भी बिजनेस किया जाता है वह हमेशा लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। बिना लाभ के यदि कोई व्यवसाय जो है वो निरंतर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यवसाय करता है वो व्यवसाय में विक्रय की मात्रा को बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। आ गया समझ में? इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी व्यवसाय में हानि होने पर वह व्यवसाय के क्षेत्र में बाहर हो जाएगा। मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। जबकि आवश्यकता तो इस बात की है कि व्यवहार करने वाले का जो उद्देश्य होता है उसका क्या होना चाहिए? उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, चाहे परिणाम उसका कुछ भी हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिफल की अनिश्चितता। अब प्रतिफल की अनिश्चितता से क्या तात्पर्य हुआ कि जो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता है। आप भी जानते हैं कि जो बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है।
तो प्रत्येक व्यवसाय के परिचालन या उसकी जो ऑपरेटिंग में है हमेशा कुछ ना कुछ धन के जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो जो पूंजी पर लाभ कमाने की जो तो आशा सभी पर होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि कितना लाभ होगा या हमें कितनी हानि हो सकती है, बल्कि हम कई प्रयासों के बावजूद भी हमेशा हमारे पास में क्या होता है, हानि की संभावना बनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद जोखिम के तत्व। ठीक है, अब रिस्क तो आप जानते हैं कि बिजनेस की क्या है, एक तरह से मुख्य कारक या घटक माना जाता है। अब जोखिम एक ऐसी अनिश्चितता है जो व्यावसायिक हानि की ओर इंगित करता है, यानी कि जोखिम के द्वारा हमें ये पता होता ही है कि हम यदि हम बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क तो बिल्कुल होगा ही। ठीक है, अब ये इसके रिस्क के कुछ भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब वो रिस्क का मान लीजिए सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है या राजनीतिक कारण है, तो इसके कई सारे जो घटक हैं उन पे हम बात अभी नहीं करेंगे। तो ये जो घटक हैं, इन घटकों के घटनाओं से घटित होने के कारण, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आज आप मान लीजिए आपका क्लॉथ गारमेंट्स का बिजनेस है। अब आप भी जानते हैं कि गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर जो भी कंज्यूमर आता है, जो उपभोक्ता आता है, उसकी पसंद या फैशन में परिवर्तन होता ही रहता है। मान लीजिए आज आपने जो गारमेंट्स के अंदर जो कलर है, उसकी जो डिज़ाइंस हैं, वो कुछ समय तक तो चलती है और कुछ समय के बाद में वो अप्रचलित हो जाती है। तो जो अप्रचलन के कारण हैं, ठीक है, या हम और जो कारण है, जैसे मान लीजिए जो आपका कार्यस्थल है, मान लीजिए आपकी कंपनी है क्लोथ्स की, अब वहाँ पे क्या रिस्क है कि वहाँ पे हड़ताल हो गया या तालाबंदी हो गई, या एक तरह से मान लीजिए एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, मान लीजिए जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी जो बाजार में जो उसकी प्रतिस्पर्धा है, या मान लीजिए चोरी हो गई या दुर्घटना हो गई है या किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो जो व्यवसाय है उसमें कोई किसी भी प्रकार की जोखिम जो है वो अनिश्चित है। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे कारण सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो या आंतरिक हो। ठीक है, तो अब जोखिम किसी भी रूप में उनको मिल सकता है। ठीक है, अब हमने अभी तक जो है बिजनेस की मीनिंग और इसके अलावा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस का अर्थ अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नए लेक्चर के अंदर या नए जो वीडियो आएगा उसमें हम बिजनेस के अंतर्गत जो बिजनेस, उसके प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस या इन तीनों के बारे में जो हैं डीपली विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, थैंक यू।